नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन की तमाम उम्मीदें धराशायी कर दी थी। अभी तक की स्थिति के हिसाब से 2027 के विधानसभा चुनाव में भी यही दो खेमे 403 सीट के लिए आपस में लड़ेंगे। लेकिन उससे पहले भी एक इम्तिहान है, और वो इम्तिहान है 3000 से ज्यादा सीट पर। और इस परीक्षा का नाम है पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव अगले साल उत्तर प्रदेश में होने हैं। और खास बात जो है वो ये है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की तरह यहां दो गठबंधनों की लड़ाई नहीं है। यहां पर तकरीबन हर पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है। अलग का मतलब यह हुआ कि बीजेपी अलग, ओम प्रकाश राजभर अलग, अनुप्रिया पटेल अलग, जयंत चौधरी अलग, अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी भी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तमाम पार्टियां, पहला सवाल तो ये कि जब आप विधानसभा चुनाव में लड़ते हैं इकट्ठा मिलकर, तो आप अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं, क्या रणनीति है, पंचायत चुनाव का गणित क्या है, और अपने ही सहयोगियों के खिलाफ 2027 से पहले ये जंग लड़कर आप विधानसभा चुनाव पर क्या असर डालने वाले हैं। ये एक तमाम सवाल हैं जो इस पंचायत चुनाव के पूरे इस सियासी गेम के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और इन्हें जानने समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक मोहन सिंह जी, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक ज्ञानेंद्र शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं। तो पहले मैं ज्ञानेंद्र आपके पास आता हूं, आप लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, फिर मैं पूर्वांचल का हाल थोड़ा लूंगा मोहन सिंह जी से। तो पहले तो मैं यही समझना चाहता हूं आपसे, अब जिस तरह तकरीबन सभी ने ये ऐलान कर दिया है कि हम तो भैया अलग अलग लड़ेंगे, राजभर ने, अनुप्रिया ने, संजय निषाद ने और इंडिया गठबंधन ने भी, तो मेरा पहला सीधा सवाल आपसे ये है कि अपने ही सहयोगियों के खिलाफ लड़के, अगर मैं एनडीए के नजरिए से पूछूं तो राजभर जो है वो बीजेपी को घेर रहे होंगे, अनुप्रिया पटेल पिछड़ों के मुद्दों पर बीजेपी के प्रत्याशियों पर आरोप लगा रहे होंगे। कुल मिलाकर वो तमाम मुद्दे जिन पर अखिलेश यादव बीजेपी को घेरते हैं, राहुल गांधी बीजेपी को घेरते हैं, विधानसभा चुनावों में अपने ही सहयोगी घेरते हुए नजर आएंगे। क्या किसी तरह का कोई मैसेज 2027 को लेकर आप इसमें देखते हैं, और ये अलग अलग लड़ भी क्यों रहे हैं? देखिए, ये जो पंचायत के चुनाव हैं जो 2026 में प्रस्तावित है, क्योंकि 5 साल हो जाएंगे। 2021 में हुआ था जब कोविड का बड़ा प्रकोप था। और अब आप ये देखिए कि ये जो चुनाव हैं ये इसलिए बड़े अहम हो जाते हैं। इनकी चर्चा इसलिए भी होती है कि उत्तर प्रदेश में 2/3 से ज्यादा जो विधानसभा सीटें हैं वो ग्रामीण इलाकों में हैं। यानी इन्हीं जो पंचायत चुनाव से जो भी लोग चुने जाएंगे, तो एक मोटे तौर पर एक पूरी तस्वीर उभर कर सामने आएगी कि दरअसल कौन 2027 में किसकी कितनी हैसियत है, किसका कद कैसा है। उन सबके, हर दल के कद की पैमाइश होगी, पहली बात। दूसरा जो सबसे अहम है कि ये 2027 से पहले हो रहे ये पंचायत चुनाव दरअसल एक और मुद्दे की वजह से बड़े अहम हो जाते हैं कि ये जो आपने जो जिक्र किया, जो घटक दल हैं, वो चाहे एनडीए के हो चाहे इंडिया गठबंधन के, दोनों की तरफ से आप देखिए कि अजय राय ने सीधे तौर से कहा कि वो पंचायत चुनाव में पूरी आगे दमखम के साथ, तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे और इसको लड़ेंगे अकेले। और सारे दल ऐसी ही कोशिश कर रहे हैं अब, चाहे वो एनडीए के सहयोगी दल, निषाद पार्टी, संजय निषाद तो कह रहे हैं हर हम ग्राम में, हर जहां पर भी चुनाव होंगे हम अपना परचम फहराएंगे। ओम प्रकाश राजभर अलग अपनी राग अलाप रहे हैं, अनुप्रिया पटेल ने भी ऐलान कर दिया है। तो ये जो कोशिश है, इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए। गठबंधन में तो ये लोग बने हुए हैं, गठबंधन में कम से कम, एनडीए में तो अभी तक गठबंधन में ये सब अभी भी बने हुए हैं। लेकिन ये 2027 के पहले जो ये एक प्री मैराथन हो रहा है, इस मैराथन में दरअसल वो अपना कद, अपनी हैसियत वो जताना चाहते हैं, जिससे जब 2027 के लिए टिकटों का वितरण हो और जब गठबंधन के शक्लो सूरत नजर आए, उसकी समीकरण तय हो, तो वहां पर उनकी भागीदारी, उनका दावा वो और भी ज्यादा पुख्ता हो सके। इस कोशिश में सभी रहेंगे, वो चाहे एनडीए के सहयोगी दल हो, चाहे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, वो दोनों साथ में। बहुजन समाज पार्टी भी पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर ताल ठोक रही है। और अभी जब आकाश आनंद आ गए हैं, उसके बाद से तो और भी शायद नए जोश से आगे आएगी। अभी बीएसपी की और रणनीति दिखाई देगी। लेकिन आप ये जो चुनाव है, दरअसल ये एक अक्स होंगे, ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में सियासत में
चल क्या रहा है। 2021 में जब आपने देखा होगा कि 2021 के जो नतीजे आए थे, हालांकि ये तो कहा जाता है कि चाहे निकाय चुनाव हो चाहे पंचायत के चुनाव, ये सत्ताधारी दल का कुछ ना कुछ उसका एडवांटेज रहता है, उसको बढ़त रहती है। और ऐसा दिखाई भी दिया कि आप देखिए कि जिला पंचायत के जो अध्यक्ष के थे, उनमें से 67 सीटें 75 जिलों में से 67 वो बीजेपी ने जीत ली। बाद में भी कई सारे के अविश्वास प्रस्ताव आए, लेकिन जो जिला पंचायत सदस्य के थे चुनाव, उनमें से ये एक बड़ा चौंकाने वाला था कि निर्दलीय सबसे ज्यादा जीते थे 944 के करीब, और समाजवादी पार्टी और बीजेपी के दरमियान दरअसल अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। तो ऐसे में 2022 का जब चुनाव आया तो वो नतीजे जब ऐसे दिखाई दिए, हालांकि बीजेपी ने बहुमत तो हासिल कर लिया, एक बड़ा बहुमत दिखाई दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी जो सिमटती जा रही थी उसने भी वो 125 का आंकड़ा उसने भी छू लिया, और 2024 में तो उसने और भी बड़ा कमाल कर दिया। तो ये जो चुनाव होंगे, ये चुनाव दरअसल एक प्रतिबिंब होंगे, एक अक्स होंगे 2027 के लिए कि सियासी दलों की हैसियत क्या है। और सियासी दलों में खास तौर से जो घटक दल हैं, जो छोटे दल हैं, ये बड़ा दांव इसीलिए चल रहे हैं कि जब इनके गठबंधन की बात आएगी 2027 में, सीटों की शेयरिंग होगी अपने अपने दलों के साथ, जो अपना उनका गठबंधन है, तो वहां पर उनका दावा और पुख्ता हो सके, सबकी कोशिश इस वक्त यही है। जी, बहुत महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्र ने जिस तरह से समझाया कि आखिर क्या रणनीतियां हैं कि तमाम लोग अलग अलग लड़ रहे हैं और सीधा ऐलान कर रहे हैं कि भाई हम अपने ही सहयोगियों के खिलाफ ताल ठोकेंगे। मोहन सिंह जी, जैसा ज्ञानेंद्र ने बताया कि जो जिला पंचायत सदस्य, उसका काफी इंटरेस्टिंग आंकड़ा था कि वहां पर निर्दलीय सबसे ज्यादा जीत गए। निर्दलीय नहीं कहेंगे, अन्य में जो सबसे ज्यादा जीत गए थे, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के थे, बहुत कुछ लोग आम आदमी पार्टी के थे, तो अन्य बहुत जीत गए थे। और ये कहा गया था कि बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है सुभाषपा यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की वजह से और अनुप्रिया पटेल की वजह से पूर्वांचल में। और बाद में लोकसभा और बाद में जब विधानसभा के भी चुनाव हुए तो हमने देखा कि पूर्वांचल में बीजेपी को इंडिया गठबंधन के हाथों काफी नुकसान झेलना पड़ा। सबसे ज्यादा पूर्वांचल में ही फायदा हुआ अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव को माफ कीजिएगा। तो आप क्या देखते हैं कि पूर्वांचल, इन चुनावों का पूर्वांचल के नजरिए से आप क्या तस्वीर देख रहे हैं? नीरज जी, एक तो मैं ये देखता हूं कि ये जो चुनाव दलीय आधार पर इसका आकलन नहीं हो सकता। दूसरा ये कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में खासकर गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, इन क्षेत्रों में पंचायती चुनावों का जहां तक सवाल है, इसमें समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत पार्टी रहती है और इस बार भी रहेगी। इसके बाद बसपा का नंबर आता है। बसपा भी चाहे प्रचार करे चाहे न करे, जो बसपा तो शायद बसपा ने तो मुझे लगता है कि शायद कहा है कि हम नहीं लड़ेंगे। बसपा का लड़ना ना लड़ना अभी उस पर कुछ पक्का नहीं है। अगर लड़ गई तो तीसरे नंबर की या दूसरे नंबर की भी पार्टी हो सकती है बिना प्रचार किए। नीरज जी, मैं ये सच्चाई को जानता हूं। राजभर की पार्टी पिछले बार बलिया में भाजपा से ज्यादा सीटें जीती थी, ये भी जान लीजिए, बलिया और गाजीपुर में। वहां उनका कितना इस बार रहता है, क्योंकि उनके लोकसभा चुनावों में जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा, उसके बाद से उनके जो छवि है या उनका जो राजनीतिक आधार, उसमें छिजन दिख रहा है। और अब वो छिजन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि बहुत सक्रियता उस मामले में या कोई नया गोलबंदी उनके खेमे में दिख नहीं रही है। तो इसमें जाहिर तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में सपा का तो फायदा होना है, उसमें कोई दो राय नहीं है, दो मत नहीं है। लेकिन अभी जो हमारे साथी ने कहा कि ये सत्ता का चुनाव होता है, बिल्कुल सत्ता का चुनाव होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। चुनाव सत्ता का ही होता है, तो सत्ता का चुनाव में ये लोग दिखाना चाहेंगे हम इतना जीत गए उतना जीत गए, लेकिन विधानसभा के चुनावों में उसके सेहत पर फर्क नहीं पड़ता। एक तो मैं ये बता सकता हूँ। दूसरा ये है कि इस समय हम लोगों को ये देखना चाहिए नीरज जी कि पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना किस मकसद से की गई थी, ये ज्यादा जरूरी सवाल है ना। ये पूरी संस्था और जो चुनाव जो हो रहे हैं वो अपने बुनियादी जो सरोकार थे उससे कहीं भी उसके आसपास तक नहीं, मैं ये कह रहा हूं। दरअसल पंचायती राज संस्थाओं का जो स्थापना किया गया था उसमें कलेक्टर राज से मुक्ति की कल्पना थी, उसको लोकतंत्र का चौथा खंभा होना था। आज के दिन में और इस सरकार में खास तौर से नौकरशाही जिस तरह से हावी है,
वहाँ माने इसका कोई हम माने कोई तोड़ नहीं देख रहे, और जिस तरह से भ्रष्टाचार हावी है, ये दोनों चीजें चल रही हैं। पंचायती राज संस्थाओं, बेहद गंभीर प्रश्न की ओर आप इशारा कर रहे हैं। जो पंचायती राज संस्थाएं बनाई गई थी उसको इस तौर पर देखा गया था कि स्थानीय प्रतिनिधि अपने नौकरशाहों से मुक्त होंगे, और ये नौकरशाह, आप नीरज जी और ये हमारे बैठे हैं भाई अमीश, ये जानते हैं कि कैसे प्रधान, बड़े बड़े गांवों के प्रधान कैसे लेखपाल के पीछे पीछे दौड़ते हैं, ये हम लोग जानते हैं सच्चाई। एक तो ये हो रहा है। इसके सीजन में यह भी आई है कि पंच परमेश्वर की अवधारणा जो हम जो प्रेमचंद की कहानियों में पढ़े, तो वो तो सिरे से खत्म है। ये पंचायती राज संस्थाएं आज हमारे गांवों में अस्थाई विवाद का, अस्थाई झगड़े का, अस्थाई दुश्मनी का एक माने पैमाना तय कर रही है, और खास तौर से तब से जब से इसमें पैसे का आगमन शुरू हुआ। एक तो ये मैं कह रहा हूं। दूसरा ये है कि बड़ी बड़ी गांव सभाएं हैं और उसमें इतने पैसे आ रहे हैं नीरज जी, कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस तरह से जितना पैसा गया है पंचायती राज संस्थाओं में, उतना अगर काम हो तो कहीं सड़क की और कहीं खड़ंजे की और कहीं नाली की कोई दिक्कत नहीं होगी। स्थानीय निकायों में भी यही स्थिति है, लेकिन कहीं भी कायदे से काम नहीं हो रहा है, नौकरशाही वहां हावी है। एक तो ये आपकी बात सही है। लेके ग्राम पंचायत तक के बीच में भ्रष्टाचार के नित्य नए रोज नए किस्से हम देखते हैं, सुनते हैं। और मैं नीरज जी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, और वो सवाल तब का है जब भारत में, अपने देश में पंचायती राज संस्थाओं का माने शुरुआत हो रही थी। माने मैं 2 अक्टूबर और 1959 की बात कर रहा हूँ। नागौर में, राजस्थान में जब पंचायती राज संस्थाओं का माने जब शुरुआत हुई, नेहरू उस समय थे, नेहरू ने ही किया था और बड़े उम्मीद के साथ किया था। उसके पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चला था। कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम से प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुछ हासिल नहीं हुआ, और बलवंतरी राय मेहता कमेटी जो बनी थी उसने सुझावों में कहा है कि ये मकसद से पंचायती राज संस्थाएं उस समय अपने माने अपने रास्ते पर नहीं चल रही, उसका कोई मकसद हल नहीं हो रहा है। उसी समय की बात है, 1959 की ही बात है। जयप्रकाश नारायण, जो उसमें नेहरू के करीबी भी थे, एक किताब लिखते हैं और बहुत महत्वपूर्ण किताब है जिसकी मैं चर्चा जरूर करना चाहूंगा। उस पर मैं कोई विस्तार से बात नहीं करूंगा, लेकिन उस किताब की चर्चा करूंगा जरूर। वो किताब है भारतीय राज्य व्यवस्था, मेरे पास अभी रखी है, भारतीय राज्य व्यवस्था की पुनर्रचना एक सुझाव। ये 1959 की किताब है, और इसमें मैंने ये बहुत सारे गांधीवादी नेता, इसमें ये माने धर्मपाल जी भी रहे, धर्मपाल जी भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है उस संस्थाओं के निर्माण। कैसे इसको होना चाहिए। आज हम जब विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो क्या विकसित भारत का अर्थ यह होगा कि हमारी इकोनॉमी आज से बढ़ जाए, वही विकसित भारत का आधार होगा? ये नहीं हो सकता। आप जब तक संसदीय लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत नहीं करेंगे, इस देश में विकसित भारत की कल्पना एक नितांत असंभव कल्पना होगी। और जब तक पंचायती राज संस्थाओं को कलेक्टर राज और ये जो नौकरशाही का जो जकड़बंदी है, उससे आप जानते हैं हर जिले के जिला परिषद के चेयरमैन को अधिकार है कि वो कलेक्टर का मैंने उसका करेक्टर रोल लिखे। कौन आज के दिन में कौन जिला परिषद जो है जो कलेक्टर का मैंने उसका रोल लिख सकता है? नहीं लिख सकता। तो इस तरह से पंचायती राज संस्थाओं से उम्मीद पालना और इस सेटअप में उम्मीद पालना एक नितांत असंभव कल्पना है, और इससे कुछ हासिल नहीं होगा। मेरा तो ये कहना है कि अगर विकसित भारत को कहीं विकसित सही माने में विकसित करना ये लोग चाह रहे हैं, तो पंचायती राज संस्थाओं को ठीक से लागू करें, तो इस देश में संसदीय लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत होगी, संसदीय राजनीति अपने कायदे पर, रास्ते पर लौट आएगी। अन्यथा संसदीय राजनीति से कोई बहुत हासिल होने की उम्मीद मुझे नहीं दिखाई दे रही है। और मैं अपने निष्कर्ष रूप में कहना चाह रहा हूं कि राजनीति से मुझे बहुत निराशा हो रही है, मैं ये कह रहा हूँ। आपने बहुत गंभीर बात उठाई है, और ये बात बेहद गंभीर चर्चा इस पर होनी चाहिए। और जिस बदलाव की आप उम्मीद कर रहे हैं या आकांक्षा रख रहे हैं, वो बदलाव सामान्यतः सब कोई चाह रहा है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत हों और अच्छे। लेकिन इस पर हम अलग से कभी बात करेंगे। अभी जो उत्तर प्रदेश के सामने जो राजनीतिक हालात पैदा हुए हैं या होने वाले हैं आगामी चुनाव में, उस पर जरा एक नज़र और डालते हैं, इस बात को तस्दीक करते हुए कि आपके सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। ज्ञानेंद्र सर, मैं आपके पास में आता हूँ। सवाल यह है कि ये हम लोग हर बार देखते हैं कि जब जो ही विधानसभा चुनाव
हो जाता है, लोकसभा चुनाव हो जाता है या उपचुनाव की कुछ बारी आती हो या इस तरह के पंचायत चुनाव की बारी आती हो, तो पॉलिटिकल पार्टियां कहने लगती है कि हम लोग अपनी अपनी ताकत की आजमाइश कर रहे हैं। लेकिन क्या इससे ये खतरा नहीं है, मैं खास करके विपक्ष की बात कर रहा हूं, इंडिया अलायंस के सामने जब अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक दूसरे से ताल ठोकते नजर आएंगे 2026 में और 2027 में वो कहेंगे कि हम एक साथ में हैं, क्या आप मतदाताओं को भ्रमित नहीं करते हैं इस तरह की राजनीति करके? आप अपनी ताकत दिखाना चाह रहे हैं या एक दूसरे को सीट बार्गेन करना चाह रहे हैं, ये दिखा के कि देखो पंचायत में हमारा हस्तक्षेप है तो हमको विधानसभा में इतनी सीटें मिलनी चाहिए, ये इसका रास्ता तलाशने की कोशिश हो रही है क्या इंडिविजुअल चुनाव लड़कर? ये बात सत्ता पक्ष पर भी लागू हो रही है कि राजभर कह रहे हैं कि हमको उचित सीटें नहीं मिल पाती हैं इसलिए हम अकेले लड़ेंगे और अकेले लड़के दिखाएंगे और विधानसभा चुनाव में उचित सीटें पाएंगे। ये पॉलिटिकल बार्गेनिंग, पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग कराने का टूल बनने जा रहा है क्या पंचायत चुनाव? देखिए, ये अगर आप इसको पॉलिटिकल जो ब्लैकमेलिंग वाला शब्द है वो थोड़ा स्याह हो जाता, थोड़ा ज्यादा हार्श हो जाएगा, लेकिन पॉलिटिकल बार्गेनिंग तो एकदम साफ है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। जहां पर वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम गठबंधन में नहीं जाएंगे, 2027 के गठबंधन में हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले वो सीधे तौर से वो बात कह रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से हम अभी जो ये चुनाव होंगे पंचायत के, इसमें हम दमखम दिखाएंगे, हम इसमें अलग अलग लड़ेंगे, हम अपनी ताकत दिखाएंगे। तो जाहिर सी बात है, वो अपनी ताकत दिखाने का मतलब क्या होता है? जब आप सामूहिकता के साथ लड़ते हैं, एक अपना चेहरा बनाकर दिखाई देते हैं। और कम से कम उत्तर प्रदेश में अच्छा एक और बड़ा दिलचस्प होगा कि अगर ओम प्रकाश राजभर अलग चुनाव लड़ रहे होंगे, अपना दल अलग लड़ेगा, निषाद पार्टी अपना लड़ेगी चुनाव, तो आप तो कलेक्टिव यहाँ पर सरकार चला रहे हैं, आप मंत्री हैं और आप अपने ही आपस में खिलाफ करके करेंगे, तो ये तो विपक्ष से ज्यादा तो बड़ा बुरा मैसेज तो सत्ताधारी पार्टी के लिए, उनके गठबंधन के लिए जाएगा कि जो मंत्री हैं वो अपनी ही सरकार के खिलाफ या अपने ही सहयोगी, जो मुख्य सहयोगी है उसके खिलाफ अगर वो दावे करेंगे, जो भी चुनाव में होते हैं वो सारे जो आजमाइश करेंगे, वो सारे दांव आजमाएंगे, तो वो जाहिर सी बात है जब घेराबंदी करेंगे तो अपनी ही सरकार के, अपने ही सहयोगी को कोसेंगे, तो वो तो एक बड़ी दिलचस्प स्थिति होगी और बड़ी विडंबनापूर्ण हालात भी होंगे, जहां पर दिखाई देगा कि सिर्फ अपनी एक ताकत को बढ़ाने के लिए, अपनी ताकत को दिखाने के लिए, बार्गेन करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। यहाँ पर एक मनोज सर ने अभी जो बात कही, मैं उससे थोड़ा सा आंकड़े तो कम से कम इसको तस्दीक उनकी बात को ही करते हैं कि जैसे जो मैंने शुरू में बताया था कि जब पिछले साल 2021, पिछली बार का जो हुआ था 2021 में, उस वक्त के जो आंकड़े थे, समाजवादी पार्टी और बीजेपी, वो आप देखिए कि बराबरी पर रहे थे। समाजवादी पार्टी जबकि उससे पहले 2017 में प्रचंड बहुमत रहा, 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक पूरा उत्तर प्रदेश में छा गई, परचम फहराया, लेकिन जो 2021 के पंचायत चुनाव हुए उसमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच की सीटों का अंतर बहुत कम था। 759 के करीब समाजवादी पार्टी जीती थी और 768 सीटें, यानी 9 सीटें ही ज्यादा जीती थी बीजेपी। कांग्रेस 125 सीटें, रालोद 69 सीटें जीती थी। आम आदमी पार्टी जिसका कोई वैसे कोई अगर कहा जाए तो कोई ग्राउंड ही नहीं है उत्तर प्रदेश में, वो भी 64 सीटें जीती थी। बहुजन समाज पार्टी 319 सीटें जीती थी। लेकिन 2022 के जब चुनाव आए तो आप देखिए बीजेपी 273 सीटें लेकर आई, समाजवादी पार्टी 125 पर, और बीएसपी जो 319 सीटें लेकर आई थी वो बीएसपी 2 सीटों पर सिमट गई और कांग्रेस 1 सीट पर और कांग्रेस 2 सीटों पर आ गई। तो और बाकी आम आदमी पार्टी का तो कहीं खाता ही नहीं खुला, उसकी तो ज्यादातर प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। तो ये चुनाव एक तरीके से इलाकाई क्षेत्र में जो ये एक सीधे तौर से तो नहीं दिखाएंगे कि कितनी किस पार्टी की हैसियत है, ताकत है, लेकिन क्षेत्रवार, जातिवार ये जो आंकड़े हैं वो सियासी दलों के लिए बड़े अहम हो जाते हैं। उनसे उनको एक नब्ज पता चल जाती है कि आखिर चल क्या रहा है। बीजेपी को मुझे याद है कि 2021 में जब ये नतीजे आए थे और समाजवादी पार्टी और बीजेपी के दरमियान सीटों की संख्या कम हुई थी, उसके बाद जोर आजमाइश तो हुई थी, फिर सत्ता वाला जो ताकत होती वो दिखाई दिया था सर, और उसी वजह से जिला पंचायत सदस्यों में भले ही एक तरीके से मैच टाई होता दिखाई दे रहा हो, लेकिन जब अध्यक्ष की बात आई थी तो ज्यादातर सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। और कहा भी जाता है कि वो तो सत्ता का ही होता है सब कुछ खेल, ये जो यहाँ पर अध्यक्ष या बड़े पदों पर होता है। तो ये जो सियासी दल है दरअसल उनके लिए एक बैरोमीटर रहेगा, उनको ये पता तो चल ही जाएगा, नब्ज पता चल जाती है। उस वक्त भी तमाम पार्टियों को ये पता चला था, बीजेपी को तो खास तौर से, कि जहां जहां पर समाजवादी पार्टी का गढ़ छोड़ दिया जाए, बाकी जगहों पर उन्होंने बड़ी मशक्कत की थी, बड़ी कोशिश की थी और 2022 में उसको बदला भी था।
लेकिन चूंकि वो जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो शहरी इलाके भी मिल जाएंगे, जो शहरी निकाय वाले होते हैं, और ग्राम वाले, ये पंचायत वाले भी मिल जाते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी तस्वीर समीकरण बदल जाते हैं। लेकिन एक एक नब्ज, एक क्या लोग सोच रहे हैं, और कम से कम उत्तर प्रदेश में तो जो सरकार है दोबारा फिर से 2022 में जो सत्ता में आई थी, और 2024 का जो उलटफेर हुआ था, तो लोग अब क्या सोच रहे हैं, और खासतौर से गांव में जो वहां की जनता है, जिसका एक बड़ा बहुमत है उत्तर प्रदेश में सियासत में, और 2027 में निर्णायक भूमिका वो लोग निभाएंगे, तो वो सोच दरअसल क्या रहे हैं, ये सोच का तो पता चलेगा ही। लेकिन सियासी दलों की बात करें तो वो तो आपने बिल्कुल जो बात कही वही है, सीधे तौर से ये पॉलिटिकल बार्गेनिंग का मामला दिखाई देता है जी। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने ये कि इस चुनाव से क्या क्या हासिल सियासी रूप से होगा, इसके जो आपने संकेत दिए हैं। मोहन सर, मैं आपके पास में आता हूँ। वैसे तो पंचायत चुनाव पर आपने जो सवाल उठाए हैं वही दिनकर वाले सवाल हैं कि अटका कहाँ स्वराज, और दिल्ली तू चुप क्यों है, मुख वेदना क्यों सहती है, ये जो दिनकर ने सवाल उठाया था। लेकिन हम आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपसे जानना, कुछ चीज़ों को समझना चाह रहे हैं। देखिए, पूर्वांचल की बात में, चूंकि पूर्वांचल पर हम बात करेंगे, पूर्वांचल में अनुप्रिया पटेल की पार्टी है। अनुप्रिया पटेल की पार्टी के पास कुर्मी वोट बैंक का जनाधार है, ऐसा कहा जाता है। ओम प्रकाश राजभर अपनी दावेदारी कर रहे हैं पंचायत चुनाव में, राजभर वोट का जनाधार है, ऐसा कहा जाता है, और है भी उनके पास में। हर पार्टियों का अपना एक जनाधार है जातिगत। जिस तरह की जातिगत राजनीति उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में देखने को मिल रही है, जैसे अखिलेश यादव उदाहरण के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार को हमेशा ठाकुर सरकार, सिंह साहब लोगों की सरकार, ये साबित करने पर उतारू हैं। ये मैसेज गांव देहात, चौक चौराहों पर चर्चा का विषय रहता है कि इस तरह की राजनीतिक बातें हो रही हैं। जब पंचायत चुनाव को हम इस आलोक में देखते हैं, क्या पंचायत चुनाव हमें इस बार ये समझने का भी मौका देने जा रहा है कि क्या अनुप्रिया पटेल के साथ उनका कुर्मी वोट बैंक बना हुआ है? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि अनुप्रिया पटेल का कुर्मी वोट बैंक दरका है, ये हमने पिछले चुनाव में देखा है। जितने सारे कुर्मी विधायक समाजवादी पार्टी ने भी काफी संख्या में जिताए, और लोकसभा चुनाव में भी कुर्मी वोटर घूम के इंडिया अलायंस की तरफ आए। क्या ओम प्रकाश राजभर का राजभर वोट बैंक उनके साथ में है? क्योंकि हमने मऊ में देखा है कि कैसे राजीव राय घोसी सीट जीत कर लेकर चलेगा, और उन्होंने दावा किया कि राजभर वोटर हमारे साथ खड़े हुए। ठीक उसी तरीके से क्या अखिलेश यादव के यादव वोट बैंक में पूर्वांचल में कोई दरार आई है? क्या ये जो जातिगत लड़ाई चल रही है उत्तर प्रदेश के टॉप नेताओं के बीच में, इसका कोई जमीनी आधार पर हमको कोई इसका कोई संकेत देखने को मिलने जा रहा है, और उस हिसाब से फिर 2027 को डिजाइन करेंगे पॉलिटिकल पार्टियां? मुझे तो ये दिख रहा है कि इस समय राजनीति से जनता थोड़ा सा, जो मौजूदा राजनीति है, जो मौजूदा सरकार चले से, उस थोड़ा सा उबन महसूस कर रही है। जनता उबी हुई दिख रही है। ऑपरेशन सिंधु को लेकर जिस तरह से जितना उत्साह सियासी गलियारे में दिख रहा है, उतना जनता में उस तरह का है नहीं। जनता ये सोच रही है कि अगर लड़ाई ही होना है तो आर पार हो जाना चाहिए था, क्या इसमें आधा अधूरा करके छोड़ना ये और किसी के दबाव में छोड़ना, ये जनता सोचने लगी। तो अभी जमीनी स्तर पर जो जातीय गठजोड़ है, तो उसमें मुझे ये लग रहा है कि सपा पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल मजबूत में रहेगी। सांगठनिक स्तर पर बीजेपी की कोई तैयारी अभी समझ में नहीं आ रही। सांगठनिक स्तर पर कोई तैयारी तो ऐसे बसपा को भी नहीं है, सपा की भी ऐसे कोई सक्रियता नजर नहीं आ रही, लेकिन उनके वोट बैंक है और वो अपने इंटैक्ट है। इस बारे में अगर सवाल कहीं खड़े हो रहे हैं तो एनडीए गठबंधन के दो साथियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, एक तो राजभर वोटों को लेकर और दूसरा अनुप्रिया पटेल के वोटों को लेकर। मैं मिर्जापुर जाता रहता हूं, और मिर्जापुर अभी मैं एक 20-25 दिन पहले गया हुआ था, तो उन लोगों का कहना था, हम लोगों को मैंने जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होता है उनसे नहीं, आम लोगों से भी मिलना होता है, तो उन्होंने बताया कि अगर रमेश बिंद यहाँ से चुनाव नहीं लड़ते तो हम लोग अनुप्रिया को हरा दिए थे और हरा देंगे। तो ये यहाँ तक नाराजगी अनुप्रिया से है, और उसकी वजह क्या है कि एक जातीय विशेष को लेकर कम से कम मिर्जापुर या किसी भी पूर्वांचल की राजनीति में आदमी सफल नहीं हो सकता। और इन लोगों की दिक्कत यह है कि वहीं तक ये रहते हैं, उसके अलावा सोच नहीं सकते। अखिलेश को अगर थोड़ी सी समझ आवे, और अखिलेश जैसे उनके पिताजी करते थे, सभी लोगों को साथ लेकर चलने वाली राजनीति का एक सर्वसमावेशी राजनीति करना चाहते हैं,
तो उनके लिए स्पेस मुझे दिख रहा है अभी। स्पेस तो मुझे बसपा के लिए भी दिख रहा है। अगर थोड़ी सी सक्रियता ये लोग कर लें तो मुझे कोई ताजुब नहीं होगा कि बसपा यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में भाजपा से ज्यादा ग्राम पंचायत और जिला परिषद सदस्यों का चुनाव जीत सकती है। ओम प्रकाश राजभर को लेकर मुझे डाउट है। संजय निषाद वगैरह कोई मामले मतलब नहीं है इन लोगों का, ये बिना मतलब का बात करते हैं। रही बात कांग्रेस की, तो मैं अजय राय हम लोगों के ठीक है पुराने, मैंने छोटे हैं लेकिन कटु बात हुई है तो बोल दी जानी चाहिए, ठीक है हाँ, बोल दो। नहीं, अजय सक्रिय है, लेकिन अजय को ये जानकारी राजनीति करते हैं, जानते हैं। तो अजय जानते हैं कि कांग्रेस कहीं जीतने की स्थिति में नहीं है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं जीतने की स्थिति में, ये अजय ठीक से जानते हैं। तो अब यही है, मैं क्या राजनीतिक दलों पर, मेरा ये जरूर मानना है कि कम से कम पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव दलीय आधार पर नहीं होना चाहिए। पंचायती राज की कल्पनाओं में कम से कम गांधी की, जयप्रकाश की या उस धारा के मानने वाले लोगों में दलीय आधार पर पंचायती राज संस्थाओं की कल्पना नहीं की गई थी। और आज जो समाज में विघटन दिख रहा है उसकी बहुत बड़ी वजह दलीय आधार पर है। भाजपा में पंचायती राज संस्थाओं को समझने वाले जिन नेताओं के बारे में मैं कह सकता हूं वो कल्याण सिंह जी थे। कल्याण सिंह जी उसकी चीज को ठीक से जानते थे। उसके बाद कोई भाजपा में पंचायती राज संस्थाओं की अहमियत समझने वाला कोई नेता मुझे आज नजर नहीं आता। मुझे ताजुब होता है कि ये लोग बार बार बात करते हैं विकसित भारत की, विकसित भारत। यार विकसित भारत का कोई आधार भी तो जमीन पर खड़ा करो ना। अब हम लोग कल एक बात कर रहे थे कि भाई 3 घंटे में हम उत्तर प्रदेश के किसी कोने से गाड़ी से जा सकते हैं, ये विकास तो दिख रहा है, लेकिन बाकी विकास में तो कोई खास बदलाव तो नहीं मुझे आ रहा है, हमको भी नहीं समझ आ रहा है। आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र की बुनियाद शिक्षा होती है। आप बताइए 11 केंद्रीय विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर नहीं, जिसमें हम लोग जहां से पढ़े, तुम भी पढ़े हो वहीं पर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कोई वाइस चांसलर नहीं है। सरकार की नौकरशाही ये कह रही है। आप जानते हैं प्रधानमंत्री जहां से कॉन्स्टिट्यूंसी में बनारस से बात कर रहा हूं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 50 साल योग का पूरा हो रहा है, मालवीय योग संस्थान का। और वो अब 21 जून को आएगा, योग चिल्लाने लगेंगे लोग। लेकिन हालत ये है, मैं बता रहा हूं, मेरा निजी अनुभव है, मैं वहां जाता हूं, मैं योग करता हूं, मैं योग सीखता हूं, पढ़ता भी हूं जी। वहां अब देखिए नौकरशाही का चंगुल क्या होता है। एक मैंने 2024 के चुनाव के पहले किसी से पैरवी करके एक चिट्ठी लिखवाई, प्रधानमंत्री का रिस्पांस भी आया कि भाई ये जो योग है ये टेक्निकल, अब बताओ उसको कैसे फंसा दिए सभी नौकरशाही। यहाँ 27,000 रुपए पर ये लोग 5 बजे से लेकर शाम को 5-6 बजे तक नौकरी करते हैं, और रोज करते हैं सुबह 5 से शाम को 5 बजे तक। ये हमारे मालवीय योग संस्थान की बात है। जी। और योग की संस्था वो 50 साल अपनी स्वर्ण जयंती मनाने जा रही है। यहाँ नौकरशाही ने कैसे घुमाया कि बाकी टेक्निकल स्टाफ को तो माने उनको पैसा मिलने लगा, योग के लोग टेक्निकल नहीं है, इसको नौकरशाही ने सिद्ध कर दिया। योग टेक्निकल चीज नहीं है। बताइए योग से बड़ा चीज क्या है भाई। हम लोग तो आज योग के बदौलत ही स्वस्थ हैं, पूरी दुनिया योग की गाथा गा रही है। बिल्कुल सही बात है। काशी में हो रहा है भाई, काशी में मैं दुख के साथ कर रहा हूँ, इस विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ, अमित जोशी विश्वविद्यालय के छात्र हैं। हम लोगों को दुख होता है, हमारे लिए देश काशी हिंदू विश्वविद्यालय है। नहीं बिल्कुल इस संस्थान में मैंने 50 साल पूरा करा है। किस आधार पर कहते हैं कि हम विकसित भारत की बात करेंगे? योग के क्षेत्र में मैं कर रहा हूँ, मुझे दुख है, बिल्कुल क्षमा करिएगा मित्रों। नहीं, बिल्कुल आपका जो सरोकार है वो बिल्कुल जायज है, निजी तजुर्बे के आधार पे कह रहे हैं। और आखिरकार तो अमीश बात वहीं जुड़ती है ना, ये एक मोहन सिंह जी बिल्कुल नहीं, कहीं आप लोकतंत्र की आधार मजबूत करेंगे शिक्षा का बड़ा करके? नहीं, क्या बात करते हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय में, केंद्रीय विश्वविद्यालय, यहाँ कोई विश्वविद्यालय का कुलपति नहीं मिल रहा है, अच्छा या बुरा? विश्वविद्यालय बिना साल भर से बिना कार्यकारिणी की मीटिंग के चल रहा है। मोहन सिंह जी तफसील से इस पर बात करेंगे, हम इस पर बाकायदा चर्चा करेंगे अमीश। और जो मोहन सिंह जी का कंसर्न है, नहीं सर, बिल्कुल ठीक बात है, आपने बात कही। और कुल मिलाकर पंचायत चुनावों पर दोस्तों जो बात हमने की है वो साफ तौर पर कैसे, जैसे ज्ञानेंद्र शुक्ला ने और मोहन सिंह जी ने हमें समझाया कि पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले क्यों इतने महत्वपूर्ण है और आखिर ये क्या जमीन तैयार करेंगे
वो कौन सी जमीन तैयार करेंगे जिसके लिए 2027 में तमाम पार्टियां या गठबंधन अपने अपनी सीटें तलाशेंगी। एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि पंचायत चुनावों के लिए अगले साल जो होने हैं उनमें तस्वीर अब लगभग साफ हो चुकी है कि बीजेपी के साथ विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में लड़ने वाले ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, यहाँ तक कि शायद जयंत चौधरी भी, ये सभी अलग अलग लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी अलग लड़ेगी समाजवादी पार्टी से, यानी तमाम पार्टियां अपना अपना जो है वो एक तरीके से बैरोमीटर तलाशेंगी, तापमान तलाशेंगी कि आखिर 2027 के लिए वो कहाँ खड़े हुए हैं। हमारी नज़र इस पर होने वाली तमाम डेवलपमेंट्स पर बनी रहेगी क्योंकि अब ये एक ज़मीनी चुनाव है और इसे लेकर बहुत हलचल अब शुरू हो चुकी है। हमारे साथ कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए ज्ञानेंद्र शुक्ला, मोहन सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार, नमस्कार।